हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। मैं सौरभ आज अपने क्लास में विश्व इतिहास से एक काफ़ी महत्वपूर्ण विषय रूजवेल्ट की न्यू डील की नीति यानी राष्ट्रपति रूजवेल्ट, जिनका पूरा नाम फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट था, उनके द्वारा जो नीति लागू की गई थी विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के निपटने के लिए, उसे हम न्यू डील की नीति के नाम से जानते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इस विषय को प्रारंभ करते हैं। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का प्रभाव अमेरिका पर भी पड़ा। इस मंदी से निपटने के लिए अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने आर्थिक पुनर्निर्माण एवं समाज कल्याण का एक कार्यक्रम आरंभ किया जो न्यू डील के नाम से प्रचलित हुआ। चलिए इस नीति को हम समझेंगे अगले पैराग्राफ से। न्यू डील का मुख्य उद्देश्य प्रचलित अर्थव्यवस्था में कोई मौलिक सुधार लाना नहीं था, बल्कि राजकीय नियंत्रण और हस्तक्षेप में वृद्धि करके आर्थिक मंदी के दुष्परिणामों को दूर करना था। न्यू डील के अंतर्गत जो विभिन्न नीतियां अपनाई गई वे हैं औद्योगिक नीति, कृषि नीति, सामाजिक उत्थान की नीति तथा मुद्रा साख व्यवस्था की नीति, जिसे रिलीफ एंड रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार से आप देखते हैं कि विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के आने के बाद राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा एक नया कार्यक्रम शुरू करता है जो न्यू डील नीति के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें औद्योगिक, कृषि, सामाजिक उत्थान, मुद्रा और साख, इन सब चीज़ों पर विशेष ध्यान दिया गया था। न्यू डील की सबसे प्रमुख विशेषता मुख्य व्यवस्था मुद्रा एवं साख से संबंधित थी। दोषपूर्ण मौद्रिक एवं साख नीति के फलस्वरूप अमेरिका में ऋणदाता और ऋणग्राही के बीच व्यापक असमानता फैल गई थी। बैंकिंग व्यवस्था अनियमित हो गई थी और मुद्रास्फीति बिल्कुल शून्य हो गई थी। रूजवेल्ट ने इन दोषों को दूर करने के लिए 1933 में 3 अधिनियम पारित कराए। आयात बैंकिंग अधिनियम, कृषि राहत एवं स्फीति अधिनियम तथा गृहस्वामी ऋण अधिनियम। इसके अलावा 1934 में एक अन्य अधिनियम उद्योग ऋण अधिनियम बना। इन अधिनियमों के द्वारा अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति उत्पन्न की गई, गृहस्वामियों को ऋण प्रदान किए गए, बाजार में अतिरिक्त मुद्रा जारी की गई तथा औद्योगिक संस्थानों को बड़े पैमाने पर ऋण की व्यवस्था की गई। बैंकिंग व्यवस्था में सुधार के लिए 1933 में बैंकिंग कंपनी अधिनियम पारित किया गया। इसके द्वारा जमा की सुरक्षा के लिए संघीय जमा बीमा निगम की स्थापना की गई। प्रतिभूतियों एवं वस्तु बाजारों में निरीक्षण के संबंध में भी 1933 में एक अधिनियम पारित किया गया। 1935 में एक अन्य अधिनियम द्वारा प्रतिभूतियों के बाजारों को नियंत्रित करने की व्यवस्था की गई। पण्य वस्तु विनियमन अधिनियम 1936 में पारित किया गया, जिसका उद्देश्य कृषि उत्पादों का नियमन करना था। रूजवेल्ट ने व्यापार को अमेरिका के पक्ष में करने के लिए निर्यात बढ़ाने तथा आयात घटाने के लिए अमेरिकी मुद्रा का अवमूल्यन किया तथा मुद्रा के स्वर्णमान का परित्याग किया। औद्योगिक क्षेत्र में सुधार के लिए 1933 में राष्ट्रीय औद्योगिक पुनरुत्थान अधिनियम पारित किया गया। इसके द्वारा व्यापार और उत्पादन का नियमन किया गया। मजदूरी में
वृद्धि की गई। श्रम के समय में न्यूनता लाई गई तथा मूल्यों में वृद्धि की गई। इस एक्ट के द्वारा बाल श्रम को निषिद्ध कर दिया गया और श्रमिक संघों को सामूहिक समझौते तथा सौदेबाजी का अधिकार दिए गए। आवासीय योजनाओं, सड़कों और पुलों के निर्माण कार्य एवं अन्य स्थानीय सुधार के लिए ऋणों की व्यवस्था की गई। न्यू डील के अंतर्गत कृषि संबंधी कार्यक्रम के मुख्य मुद्दों पर विचार किया गया। आर्थिक मंदी के उत्पन्न होने का सबसे बड़ा कारण कृषि उत्पादों तथा औद्योगिक उत्पादों के मूल्यों में भारी अंतर का होना था। आर्थिक मंदी के निराकरण के लिए कृषि उत्पादों तथा औद्योगिक उत्पादों के मूल्यों में समानता स्थापित करना, ग्रामीण ऋणों में कमी और वस्तुओं के वृद्धि से कृषकों की रक्षा करना और कृषकों के खेतों को गिरवी से मुक्त कराना अनिवार्य था। इसके लिए 1933 में कृषि समायोजन कार्यक्रम पारित किया गया। इस अधिनियम द्वारा कृषि की अतिरिक्त उपज में कटौती के द्वारा किसानों की आय को बढ़ाने का प्रयास किया गया। 1933 में ही 3 और एक्ट पारित किए गए। पहला कृषि शाख विधेयक था। इसके द्वारा किसानों को विभिन्न प्रकार के बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों के द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान करने की व्यवस्था की गई। दूसरा आपात गिरवी भूमि अधिनियम थी। इसके द्वारा ऋणग्रस्तता निवारण की सुविधाओं की व्यवस्था की गई। तीसरा गृह स्वामी ऋण अधिनियम थी। इस अधिनियम द्वारा उन लोगों को ऋण देने की व्यवस्था की गई जिनके मकान गिरवी थे। इन तीनों अधिनियमों के कार्यान्वयन का भार कृषि सुधार के लिए गठित प्रशासनिक इकाई पर था। न्यू डील की सबसे महत्वपूर्ण योजना सामाजिक सुरक्षा अधिनियम थी, क्योंकि इससे अमेरिका में एक नए युग की शुरुआत हुई। यह अधिनियम 1935 को पारित किया गया। इसके द्वारा संघीय सरकार ने राज्य सरकारों को प्रत्यक्ष अनुदान देने की घोषणा की, जो प्रसूति और बाल कल्याण, अंधों, अपाहिजों तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित थे। सामाजिक सुरक्षा में बुढ़ापे की बीमा योजना भी सम्मिलित की गई। 65 वर्ष से अधिक उम्र के वृद्धों के पोषण का भार राज्य सरकार ने ग्रहण किया। पेंशन की व्यवस्था की गई, जो $65 प्रति माह था। आर्थिक मंदी के दौरान बेरोजगारी बढ़ गई थी। इसे दूर करने के लिए बेरोजगार राहत अधिनियम पारित किया गया। इसके द्वारा बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराना, आवास तथा चिकित्सा एवं नकदी सहायता देने का प्रावधान किया गया। इसके अतिरिक्त नवीन कार्यक्रम, जिसे हम लोग नीरा कहते हैं, रोजगार देने के लिए आरंभ किया गया। बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए एक असैनिक संरक्षण निगम की स्थापना की गई। इस निगम के द्वारा 20 लाख लोगों को रोजगार मुहैया कराया गया। लोगों को आवास संबंधी सहायता प्रदान करने के लिए संघीय आवास प्रशासन की स्थापना की गई। इसका मुख्य कार्य सामूहिक समुदायों व राज्य को आवास योजनाओं के लिए ऋण प्रदान करना था। इससे अमेरिका में गंदी वस्तुओं के स्थान पर नए मकानों का निर्माण किया गया।
रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न करने के लिए विभिन्न अविकसित क्षेत्रों को चुनकर वहाँ विकास योजनाएं चलाई गई। इसी योजना के अंतर्गत टेनेंसी घाटी विकास अधिनियम पारित किए गए। इस बहुउद्देशीय योजना में अनेक बांध बनाए गए, विद्युत गृहों का निर्माण हुआ। इससे एक और जनता को रोजगार मिला तो दूसरी ओर बांधों और विद्युत गृहों के निर्माण से सरकार की आर्थिक स्थिति और भी मजबूत हुई। न्यू डील के अंतर्गत बनी योजनाएं जन कल्याणकारी और उपयोगी सिद्ध हुई। जैसे जैसे परिस्थितियां बदलती गईं और नई आवश्यकताएं एवं समस्याएं सामने आती गईं, उनको सुधारने के लिए योजनाओं की रूपरेखा में परिवर्तन होता गया, किंतु ध्येय निरंतर एक ही रहा और वह था शोषित वर्ग का उत्थान। इसमें राष्ट्रपति रूजवेल्ट को सफलता मिली। इस तरह से यह कहा जा सकता है कि रूजवेल्ट की न्यू डील की नीति ने आर्थिक मंदी के कुप्रभावों को बहुत हद तक दूर किया और अमेरिका की अर्थव्यवस्था में अनेक नए सुधार किए। न्यू डील ने नई नीतियों की खोज कर देश की वित्तीय व्यवस्था के अनुकूल बैंकिंग एवं मौद्रिक प्रणाली को समायोजित किया। रूजवेल्ट ने व्यक्तिवादी पूंजीवादी व्यवस्था को समाजोपयोगी बनाया। इस तरह से हमारा यह विषय यहाँ समाप्त होता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।